हाय, वेलकम टू द राइट वे। नो सी, ये जो मेरी राइट वे की सीरीज है, इसमें बेसिकली हम ऐसी प्रॉब्लम्स को और ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो काफी ट्रेडिशनल या फेमस प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिक्स की, और जो आप देखोगे कि डिफरेंट बुक्स में या जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लर्निंग्स होते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स हो गए या बुक्स हो गई, तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग जगह हमें कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोचेस या कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मिलती हैं। तो ऐसे लेक्चर्स में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को लेंगे और हम ये देखेंगे कि उसका राइट अप्रोच क्या है, कंसेप्चुअली लॉजिक के साथ देखेंगे, नॉन लॉज के साथ, रूल्स के साथ, कि उसका राइट अप्रोच क्या है। और साथ में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि देखो, अगर आपको कई जगह डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं तो एक कॉमन मिस्टेक होगी, एक कॉमन मिसकंसेप्शन होगा जो अप्लाई हो रहा होगा, जिसके वजह से आपको रॉन्ग आंसर मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये भी देखेंगे कि वो क्या मिसकंसेप्शन होगा जिसके वजह से आप रॉन्ग आंसर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं कि एक बुलेट है, वो अपनी कुछ फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी को लूज करती है जब वो किसी प्लैंक के थ्रू जाती है। प्लैंक का क्या मतलब हो गया, जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि एक वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो एक बुलेट जब किसी प्लैंक को एंटर करती है और निकलती है, उसको पियर्स करने के बाद, उसके थ्रू प्लैंक या वुडन बॉक्स से पियर्स करने के बाद निकलती है, तो वो अपनी कुछ फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी लूज कर रही है। अब वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1/10, 1/20, 1/30 या परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, वो तो डेटा की बात है। मतलब थीम ये प्रॉब्लम का कि द बुलेट इज लूजिंग सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल क्रॉसिंग अ प्लैंक, और हमें ये पता करना है हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट, हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड और नीडेड टू स्टॉप अ बुलेट। ठीक है, तो कितने प्लैंक्स चाहिए बुलेट को रोकने के लिए। तो इट इज ऑल्सो वेरी फेमस प्रॉब्लम। ठीक है, आप देखोगे इसे कई बुक्स में आपको मिल जाएंगी, कई वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगी। सब में हो सकता है ये एन की वैल्यू अलग हो, किसी में 1/10 हो, 1/20 हो, या किसी में परसेंटेज में दिया हो कि बुलेट 10% लूज कर रही है इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा अप्रोच में। ठीक है, बट एक बड़ी आप सरप्राइजिंग थिंग देखोगे कि दो इट इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, बट इसके आंसर्स आप देखोगे कॉन्फ्लिक्टिंग मिलते हैं। कुछ बुक्स में, कुछ सॉल्यूशंस में आप देखोगे कि आंसर मिलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स, और कुछ जगह आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा फाइनाइट नंबर, जैसे 6, 8 एटसेट्रा, या एन के टर्म में दे दिया। मान लो 1/n है, तो जो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ रहा है वो एन के टर्म में फाइनाइट आंसर आ गया। मतलब मेन ये है, या तो अपने को फाइनाइट आंसर मिलता है और या इनफाइनाइट मिलता है। अब दोनों आंसर कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसी प्रॉब्लम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स भी आंसर आ जाए और फाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स भी आ जाए, तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर है। तो आज के लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे कि इसका सही अप्रोच क्या होगा। हम दोनों चीज देखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच, और साथ में यह भी देखेंगे कि कौन सी केयरलेस मिस्टेक या मिसकंसेप्शन हमें गलत आंसर दिला देगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आज हम एनालाइज करेंगे फॉर दिस प्रॉब्लम कि हाउ मेनी प्लैंक्स विल बी नीडेड टू स्टॉप अ बुलेट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का आपका रिकैप करा दूं। आप सभी ने जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पढ़ा होगा। वी ऑल नो कि जीपी क्या होती है। ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें अगर आप सक्सेसिव टर्म्स को लोगे, यानी एक कोई टर्म ले लिया और एक उसके हायर वाले को ले लिया, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसे कहा जाता है कॉमन रेशियो आर। ना इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो आर। तो जैसे मान लो आपने पहला टर्म ए लिखा और कॉमन रेशियो आर है, तो जो दूसरा टर्म होगा वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं, ए आर। तीसरा क्या होगा, ए आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, ए आर क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे टर्म चलते रहेंगे। अगर आप nth टर्म लिखते हो सीक्वेंस का, nth टर्म लिखते हैं, तो हम सबको मालूम है वो क्या होता है, ए आर इंडेक्स n-1, ये होता है nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, now see, अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 से कम है, मान लीजिए जो पहला टर्म है वो a नॉट है, ठीक है, और से r की वैल्यू दी है हाफ, तो अभी आप देखो जो पहला टर्म है वो होगा a नॉट, दूसरा टर्म क्या होगा, a नॉट मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तीसरा टर्म क्या होगा, a नॉट मल्टीप्लाइड बाई हाफ, इंडेक्स क्या होगा, स्क्वायर ना, फिर क्या होगा, a नॉट हाफ, इंडेक्स क्या होगा, क्यूब। अब आप यहां पे देखो, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू बढ़ रही है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, आपकी जो टर्म की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है वो हाफ है, वो 1 से कम है।
क्या ये टर्म कभी भी जीरो होगा? क्या ये टर्म कभी भी जीरो होगा? नो, ये टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है ना? कम होता जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, इट विल बी वेरी 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 क्लोज टू जीरो। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका टर्म जीरो को अप्रोच करेगा, बट एग्जैक्टली कभी जीरो होगा नहीं ना। तो इतना कुछ अपने को जीपी के बारे में मालूम होगा, जो बेसिक हमारा फंडा है जीपी का, थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप करा दिया। अब आते हैं वापस अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम पे। तो हमसे पूछा ये गया था कि अ बुलेट लूजेस 1/10, मैं n को 10 ले लिया, आप n भी रख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है कि क्या वैल्यू दी हुई है। अ बुलेट लूजेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर नीडेड टू स्टॉप द बुलेट? अब देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स। द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स। ये आपका करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है। जो करेक्ट अप्रोच है बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। देखो अप्रोच क्या, एकदम सिंपल है। जब बुलेट, भाई बुलेट मान लीजिए किसी भी प्लैंक को हिट की ना, अगर ये पहला प्लैंक है, बुलेट ने इसको हिट किया कितने स्पीड से, यू से, 1/10 अपना वो लूज कर दी। इट कैन बी एनी फ्रैक्शन, मैंने 1/10 ले लिया प्रेजेंट प्रॉब्लम में। तो अब जब ये निकलेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, u माइनस u/10 ना, यही होगी। तो वेलोसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट प्लैंक, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहो आप, आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट प्लैंक, तो वो क्या हो जाएगा, u माइनस u/10। तो ये कितना आ गया, 9u/10। ठीक, तो पहले प्लैंक से जब वो निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 9u/10। अब देखिए, जब वो दूसरे प्लैंक में एंटर करेगी तो ये जो इमर्जिंग वाली वेलोसिटी है, ये इसकी इंसिडेंट वाली वेलोसिटी हो जाएगी। पहले से जितने से वो निकली, दूसरे में उतने से एंटर करेगी। तो जब वो दूसरे में एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी एंटर करने की होगी 9u/10। फिर वो इसका 1/10 लूज कर देगी। तो अब वो जब फाइनली सेकंड वाले प्लैंक से निकलेगी तो कितनी वेलोसिटी होगी, 9u/10 माइनस 1/10 ऑफ 9u/10, that will give you 9/10 का whole square multiplied by u, 9/10 का whole square multiplied by u. So that is the velocity when the bullet emerges from the second plank. इसी तरीके से आप दिखा सकते हो जब वो तीसरे प्लैंक से निकलेगी, आफ्टर थर्ड प्लैंक ना, तो अब ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी एंटरिंग वेलोसिटी होगी और इसका 1/10 लूज हो जाएगा ना। तो ये इसकी क्या होगी, एंटरिंग वेलोसिटी होगी। तो यू विल राइट 9/10 स्क्वायर u माइनस 1/10, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से, जो इसकी एंटरिंग या इंसिडेंट वेलोसिटी है। तो यू विल गेट द आंसर व्हाट, 9/10 क्यूब u. So this is the velocity of the bullet when it emerges out from the third plank. अब आप यहां पे देखो, कैन यू सी कि हर बार जब बुलेट प्लैंक से बाहर आ रही है तो उसकी वेलोसिटी जीपी बना रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। देखो 9u/10, 9/10 का स्क्वायर u, 9/10 का क्यूब u ना, इट इज फॉर्मिंग अ जीपी। एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो? तो आप देख सकते हो कॉमन रेशियो कितना है, 9/10। यू कैन सी द कॉमन रेशियो इज 9/10। हर अगला टर्म पिछले वाले का 9/10 का मल्टीप्लीकेशन से आ जा रहा है। जो हर आपका सब्सिक्वेंट टर्म है वो प्रीसीडिंग वाले को 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जा रहा है। सो द सीक्वेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर ईच प्लैंक इज फॉर्मिंग अ जीपी ना। क्लियर है? जो सीक्वेंस है वेलोसिटी का हर एक प्लैंक के बाद, वो क्या बना रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है, जिसमें अगर तुम प्लैंक 1 के बाद वाले के फर्स्ट टर्म ले रहे हो, मान लो अब इसको पहला टर्म मान रहे हो, फर्स्ट टर्म आफ्टर प्लैंक 1, तो वो कितना है, कितनी है वेलोसिटी, 9u/10, 9u/10, और कॉमन रेशियो कितना हो गया, 9/10 ना। एकदम क्लियर है, कुछ भी देखो यार, कोई भी ऐसा डीप कंसेप्ट नहीं है भाई। पहले से निकली 9u/10, दूसरे से इसका 1/10 लूज कर दी तो कितना हो गया, 9/10 का स्क्वायर u, तीसरे से इसका 1/10 लूज कर दी तो कितना हो गया, 9/10 क्यूब u। तो ये जीपी बन रहा है। तो कैन वी से, अब तुम एक जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हो कि जब वो nth प्लैंक से निकलेगी, जब बुलेट किससे निकलेगी, nth प्लैंक से निकलेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले से निकली, जब पहले प्लैंक से निकली तो 9/10 u, दूसरे से निकली 9/10 का स्क्वायर u, तीसरे से निकली 9/10 का क्यूब u। तो जब वो nth प्लैंक से निकलेगी, किससे, nth प्लैंक से निकलेगी, तो योर वेलोसिटी विल बी 9/10 इंडेक्स n मल्टीप्लाइड बाई u ना, 9/10 इंडेक्स n मल्टीप्लाइड बाई u। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हेन द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, तो आप देखो वेलोसिटी एग्जैक्टली कभी जीरो होगी ही नहीं।
हर एक प्लैंक उसकी वेलोसिटी कम करता जा रहा है। हर एक प्लैंक जो इंसिडेंट वेलोसिटी है उसका 1/10 कम कर देगा, बट वो कभी भी उसको खत्म नहीं कर पाएगा ना। तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, देखो जैसे जैसे n बढ़ेगा, क्योंकि कॉमन रेशियो 9/10 है। कॉमन रेशियो क्या है? 9/10 है, जो 1 से कम है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, नंबर ऑफ प्लैंक्स बढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, बट कभी जीरो नहीं होगी ना। वो जीरो को अप्रोच करेगी, वही जीपी वाला कंसेप्ट आ गया। जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो के बहुत क्लोज हो जाएगी, बट एग्जैक्टली कभी जीरो नहीं होगी। So theoretically, the velocity will never become zero. As n approaches infinity, then velocity will approach the value of zero. जब n infinity को approach करेगा, तो velocity zero की value को approach करेगी limiting case में। तो आपसे पूछा गया था, how many planks are needed to stop the bullet? तो the correct answer will be infinite number of planks. Infinite number of planks. एकदम सिंपल फंडा है। एक लाइन में अगर आपको किसी को समझाना हो तो देखो, बड़ा कॉमन सेंस है। हर एक प्लैंक 1/10 या 1/nth वेलोसिटी ले रहा है। जितने से बुलेट एंटर कर रही है उसका 1/n एक फ्रैक्शन ले रहा है। तो क्या कोई भी प्लैंक पूरी वेलोसिटी खत्म कर पाएगा? एकदम सिंपल फंडा है। देखिए, आपको अगर इतनी मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते, एक लाइन में समझाना हो, तो प्लैंक कर क्या रहा है? जितनी वेलोसिटी से बुलेट आई, जितनी वेलोसिटी से बुलेट आई, उसका एक फ्रैक्शन को वो ड्रेन आउट कर दिया ना, और बाकी से बुलेट निकल गई। तो वो तो एक फ्रैक्शन ही है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी से ही तो बुलेट निकलेगी प्लैंक से। कोई भी प्लैंक ऐसा नहीं होगा जो कंप्लीटली स्टॉप कर दे बुलेट को ना। तो ये आप क्वालिटेटिवली भी ऐसे बता सकते हो। तो आपने ये देखा कि द नंबर ऑफ प्लैंक्स नीडेड विल बी इनफाइनाइट। ये करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ये तो हो गया करेक्ट आंसर, लॉजिकली करेक्ट अप्रोच से। अब हम ये आते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि हम इस पे भी फोकस करेंगे, हाउ वी गेट द रॉन्ग आंसर। क्योंकि तुम देखोगे कई जगह, कई बुक्स में आप देखोगे इसका आंसर आपको फाइनाइट नंबर दिया होगा। तो हमें यह भी अब देखना होगा कि कौन सा हमारा एरर होती है, कौन सा मिसकंसेप्शन होता है जिससे तुम्हें इनफाइनाइट की जगह गलत आंसर मिल जाएगा। भाई आंसर तो इनफाइनाइट होगा, वो तो समझ में आ गया, ठीक। बट अब इससे भी देख लेते, क्योंकि ये भी मान लो आपके सामने प्रॉब्लम आई या कोई आपसे पूछा और वो लॉजिक दिया, तो आपको ये भी तो दिखना चाहिए ना कि वहां क्या गलत लॉजिक लग रहा है। क्योंकि ये तो आंसर हो नहीं सकता कि इनफाइनाइट भी आंसर आ जाए और फाइनाइट नंबर भी और नंबर ऑफ प्लैंक्स भी आ जाए। तो अब यहां पे देखते हैं कि व्हेन यू गेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स एज फाइनाइट, जैसे मान लो 1/10 में पूछा गया कि बुलेट लूजेस 1/10 ऑफ द वेलोसिटी, हाउ मेनी प्लैंक्स आर नीडेड टू स्टॉप द बुलेट, और तुम्हारा आंसर आ रहा है 6। ये आंसर आ गया, तो ये गलत आंसर है, ठीक। तो अब हम देखते हैं हाउ वी गेट दिस रॉन्ग आंसर, ठीक है। नाउ वी विल सी how will we getting this wrong answer, what is a misconception involved, कौन सा मिसकंसेप्शन होगा अगर आप उस पर ध्यान ना दो। क्योंकि देखो फिजिक्स क्या है, बहुत ही माइन्यूट कंसेप्ट्स है, और अगर आप हल्का सा ध्यान ना दो तो यू कैन गो टू द रॉन्ग आंसर और द रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो देखो ये अप्रोच कैसे आंसर आएगा। देखिए इस अप्रोच में क्या मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आपको पता चले कि ये अप्रोच अगर कभी आपके सामने आए। हम मान लेते हैं कि हर एक प्लैंक में जो रिटार्डेशन हो रही है वो a नॉट है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट a नॉट बी द रिटार्डेशन गिवन बाय ईच प्लैंक, ठीक, विच इज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। हमने मान लिया कि अज्यूमिंग इट इज व्हाट, कांस्टेंट। देखो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में दिया नहीं था ना, लेकिन हमने मान लिया, पता नहीं क्यों माना। मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि रॉन्ग वे से कैसे आ जाएगा आंसर और क्या आप गलती कर रहे हो। तो अगर आप मान लो कि a नॉट इज द कांस्टेंट रिटार्डेशन गिवन बाय ईच प्लैंक, so if it is a case of constant retardation, then you can apply this equation ना, क्योंकि we all know the basic of kinematics कि v square is equal to u square plus 2as is one of the equation of motion। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तभी लग सकती है जब a कांस्टेंट हो। अगर a कांस्टेंट नहीं है तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो हमने मान लिया कि जो हमारा प्लैंक है उसमें a कांस्टेंट है और कितना रिटार्डेशन है a नॉट। तो अब देखो जब आप पहले प्लैंक की बात करोगे, when you talk about the first plank ना, when you talk about the first plank, तो पहले प्लैंक में आप कहोगे कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, कितने से वो निकला तो हम इसका 1/10 लूज कर दिया, तो इमर्जिंग वेलोसिटी कितनी हो गई 9u/10, और रिटार्डेशन a नॉट है। तो अगर मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ u, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो -a नॉट हो जाएगी, वन डायमेंशनल मोशन का केस हो गया।
and since I have assumed constant a, I am in a state to apply v square is equal to u square plus 2as. s कितना होगा l, s को क्या ले लिया हमने l, लेंथ ऑफ द प्लैंक, ठीक है। तो हमने v को ये रख दिया 9u/10 होल स्क्वायर विल बी u स्क्वायर माइनस 2a0l, a को माइनस a0 रख दिया और हमने a0 को सब्जेक्ट बना लिया, ठीक। a0 आ गया u स्क्वायर माइनस 9u/10 का स्क्वायर बाय 2l, सिंपल मैथ्स है, और हमने u स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये सॉल्व कर दिया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। यहां से अपने को a0 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो तुमने क्या अप्रोच लगाया यहां कि तुमने पहले प्लैंक में कांस्टेंट रिटार्डेशन मान ली और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उससे निकाल लिया, ठीक है। अब आप ये मान रहे हो दूसरा एजम्पशन कि भाई n प्लैंक्स चाहिए टू कंप्लीटली स्टॉप द बुलेट, n प्लैंक्स अपने को चाहिए कि बुलेट हमारी पूरी तरीके से रुक जाए। फिर आपने एक और एजम्पशन ले ली कि सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज द रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय ईच प्लैंक। मतलब यहां तो तुमने एक प्लैंक के लिए तो एक कांस्टेंट माना ही था, एक प्लैंक के लिए तो तुमने ए को कांस्टेंट माना ही था। अब तुमने क्या किया, ये मान लिया कि हर एक प्लैंक सेम ए दे रहा है, सेम रिटार्डेशन दे रहा है, जितने एन प्लैंक्स चाहिए बुलेट को रोकने के लिए वो सेम रिटार्डेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है भाई अब मेरे को एन प्लैंक्स चाहिए, समझ पा रहे हो। तुमने कहा कि मैंने एन प्लैंक्स को ऐसे लगा दिया साइड बाय साइड, एन प्लैंक्स साइड बाय साइड एंड टू एंड हमने लगा दिया और सब में जो रिटार्डेशन हो रही है वो सेम है, ठीक। तो अभी जो तुम्हारा टोटल लेंथ कवर करेगी बुलेट वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे n टाइम्स ऑफ l, ठीक है ना, nl। इनिशियल स्पीड u हो गई, फाइनल विल बी 0, यही आप मॉडल ले रहे हो ना कि बुलेट रुक गई, ठीक है। और रिटार्डेशन आपने देखो वही लिया a0 और मैंने इधर पॉजिटिव लिया है तो रिटार्डेशन हो रही है इधर, तो मैंने माइनस a0 ले लिया। देख समझिए यहां आपने क्या एजम्पशन ले लिया है, आप मान रहे हो तभी आपने a0 रखा है कि सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय ईच प्लैंक, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया nl, ठीक है, और a तो माइनस a0 है ही, वो लिखा ही हुआ है। नाउ अगेन योर सिंस a is constant you can say we can safely apply this equation v square is u square plus 2as, v को 0 रख दिया, n को सब्जेक्ट बना लिया, ये आ गई इक्वेशन। अब जो a0 की वैल्यू है मैं यहां से रख दूं, जो इक्वेशन नंबर 1 में a0 है वो वैल्यू रख दीजिए। तो a0 की वैल्यू कितनी थी, u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2l, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गया और यहां से n की वैल्यू आ गई 5.26, तो ये n आ गया नंबर ऑफ प्लैंक्स 5.26। नो प्लैंक्स के नंबर फ्रैक्शन में हो नहीं सकते तो हम उसे राउंड ऑफ करके आंसर क्या ले लिए 6, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 6। अब ये तो इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, अगर हम ये अप्रोच लगा रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ फाइनाइट आंसर, राइट। और जब हमने वहां पे देखा था कि भाई हर प्लैंक एक फ्रैक्शन वेलोसिटी का लूज करा रहा है तब तो बुलेट कभी रुकेगी ही नहीं, तो आंसर वुड बी इनफाइनाइट। तो एक आंसर तो गलत है, वो आंसर सही था, वहां लॉजिक था जीपी का, वहां एकदम कॉमन सेंस समझ में आ रहा था, लॉजिक समझ में आ रहा था कि प्लैंक एक फ्रैक्शन ले ले रहा है, बाकी से बुलेट निकल जा रही है, तो हर प्लैंक वेलोसिटी कम करता जाएगा बट कभी जीरो नहीं करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीटली स्टॉप द बुलेट। तो अब सवाल ये इसमें क्या गलती है, ये तो गलत आंसर है, ये तो समझ में आ रहा है कि गलत है, बट सवाल ये है कि इसमें गलती क्या है, व्हाट इज द मिसकंसेप्शन ना। क्योंकि आपने देखो किया क्या, आपने देखो दो चीजें इसमें मानी है, समझना। आपने इसमें माना कि प्लैंक में जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, और दूसरा आपने ये माना कि हर प्लैंक में वही रिटार्डेशन है। ये दो तुमने बड़े डेयरिंग एजम्पशन लिए है कि प्लैंक की रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तभी तुमने ये इक्वेशन लगा दी v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, और यहां से तुमने रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल ली पहले प्लैंक से, और फिर तुमने वही रिटार्डेशन कांस्टेंट रिटार्डेशन सभी प्लैंक्स के लिए मान ली, वही सेम कांस्टेंट रिटार्डेशन तुमने सभी प्लैंक्स के लिए मान ली, और पूरे n प्लैंक्स के कॉम्बिनेशन पे फिर से वही इक्वेशन लगा दी और n निकाल लिया, ठीक है। और आपका n एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, व्हाट इज द मिसकंसेप्शन। अब ये समझिएगा, क्योंकि आपको एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए कि इसमें गलत क्या है, और वो गलती आपको दिखनी चाहिए ना, कि आपको एकदम पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई ये स्टेप गलत हो रहे हैं, वो प्रूव होना चाहिए गलती। देखिए इस अप्रोच में आपने दो चीज मानी, ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि जब तुमने ये अप्रोच लगाया तो तुमने एक एजम्पशन ये माना कि रिटार्डेशन इज कांस्टेंट इन ईच प्लैंक ना, हर प्लैंक में रिटार्डेशन कांस्टेंट है और हर प्लैंक में रिटार्डेशन सेम है, ठीक।
मतलब तुमने कहा हर प्लैंक में रिटार्डेशन कांस्टेंट है और हर प्लैंक में सेम है, तभी तुमने ए नॉट की वैल्यू सेम रख दी कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने एजम्पशन ली है, ऐसा कुछ दिया नहीं था प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में ये चीज नहीं कही गई थी कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, बट मान लो अगर आपने गलती से हिट एंड ट्रायल भी कर दिया, मान लो आपने ऐसा कहा तो गया नहीं था, तब भी आपने मान के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी और आपने हिट एंड ट्रायल से ले भी लिया, तो आप ये देखोगे कि जो इस एजम्पशन का कॉन्सिक्वेंस आएगा आपके, वो आपके एजम्पशन को ही वॉयलेट कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज देयर। जो एजम्पशन का तुम्हारे कॉन्सिक्वेंस आने वाला है वो तुम्हारे एजम्पशन को ही वॉयलेट कर देगा और दिखा देगा कि तुम्हारा मॉडल बेसलेस हो गया, ये सोल्यूशन नहीं अप्लाई होगा। नाउ वी विल सी दैट the consequence of the assumption itself will oppose the assumption. Very important line. जो तुमने ये assumption ली है, क्योंकि अगर ये assumption लेके तुम आंसर ला रहे हो तो ये assumption का consequence भी वैलिड होना चाहिए। अब पता चला आपने कोई चीज मानी और उसका जो consequence आ रहा है आपके मानने के मॉडल में, वो आपके assumption को ही oppose कर दे रहा है। तो we will see that the consequence of the assumption itself will oppose the assumption. देखिए कैसे। आपने माना कि भाई A कांस्टेंट है और सेम है सब प्लैंक के लिए, ठीक है। तो ये बताओ अगर A कांस्टेंट है तो हर प्लैंक पे आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। आप कहोगे यस सर, A कांस्टेंट, इसी से तो आपने आंसर निकाला था, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स सर लगा सकते हैं। तो चलो पहले दो ब्लॉक्स पे ये इक्वेशन लगाते हैं और देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है पहले दोनों ब्लॉक पे वो सेम आ रही है कि नहीं। आपका जो मॉडल है, आपने सेम वैल्यू लेके प्रॉब्लम सॉल्व की है इसमें, तभी फाइनाइट आंसर आया है। तो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं इंडिविजुअली पहले ब्लॉक पे, पहले प्लैंक पे ये इक्वेशन लगाऊं और दूसरे प्लैंक पे ये इक्वेशन लगाऊं, क्योंकि दोनों के डेटा तुम्हें प्रॉब्लम में दिए कि इनिशियल वेलोसिटी और कितनी लूज हुई, यानी u दिया है और v दिया है और s तो सेम ही है, लेंथ ऑफ द प्लैंक। तो अगर मैं ये इक्वेशन पहले पे लगाऊं, क्योंकि आपके मॉडल के अकॉर्डिंग a कांस्टेंट है तो आई कैन अप्लाई द इक्वेशन, और आपके मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों प्लैंक का भी a सेम है क्योंकि उसी से आपने आंसर लाया है फाइनाइट। तो दोनों में हमारा a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखते ऐसा होता है कि नहीं। तो पहले ब्लॉक या पहले प्लैंक, जो भी आपको ब्लॉक को या प्लैंक को, ठीक है, ब्लॉक और प्लैंक व्हाटएवर, u विल बी u, इनिशियल वेलोसिटी v विल बी 9u/10, एक्सेलरेशन ले लो a1, वो हम निकालेंगे a1, और लेंथ कितनी है l, यही है ना। जो पहला प्लैंक है वो u से आई, बाहर कितने से गई 9u/10 से, और एक्सेलरेशन है a1। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, क्योंकि आपके मॉडल के अकॉर्डिंग a कांस्टेंट है, तो आपकी ये इक्वेशन आ रही है, ये आपके a1 की वैल्यू आ गई ना, v² - u²/12। आपने डेटा रखा तो यू गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ a1। अब अगर आप सेकंड प्लैंक लेते हो, सेकंड प्लैंक पे जो इंसिडेंट वेलोसिटी है वो है 9u/10, इमर्जिंग वेलोसिटी कितनी आई है 9/10²। ये तो कोई एजम्पशन नहीं है, ये तो फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने u ये ले लिया, v ये ले लिया, मान लेते हैं लेंथ आपको l दी हुई है और एक्सेलरेशन ले लो a2। Again apply this equation because according to your model, your assumption a is constant, we are in a state to apply v² = u² + 2as. Now when you are applying this equation and getting the value of a2 by putting the data according to the problem, a2 is coming, you can see the calculation, यहाँ से आप u² कॉमन ले सकते हो, तो a2 ये वैल्यू आ रही है। और इक्वेशन 1 से अगर इसको a1 रख दो तो अब आप देख सकते हो a2 की वैल्यू आ रही है 9/10 का स्क्वायर ऑफ a1। See, a2 is coming to be 9/10 square a1. Yani you can see a2 is not coming same as a1. ये देखिए, अब देखिए आपका एजम्पशन क्या जो कॉन्सिक्वेंस है वो खुद ही एजम्पशन को वॉयलेट कर दिया। कैन यू सी? यानी अगर आपने ये माना था कि हर ब्लॉक में a सेम है, अगर आपने माना कि हर ब्लॉक में एक कांस्टेंट है और साथ में हर ब्लॉक, हर प्लैंक का a सेम है, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले प्लैंक पे लगाई तो a1 की वैल्यू निकाला, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड प्लैंक पे लगाई और a2 की वैल्यू निकाली, एंड यू कैन सी a1 इज नॉट कमिंग टू बी सेम एज a2, a2 is not coming to be same as a1, so we can see that we have assumed that each block offers the same constant acceleration। जो आपने सॉल्व किया था प्रॉब्लम वो यही करके तो किया था कि सेम constant acceleration, but when we apply the equation of motion under this assumption, then acceleration is not constant in each block, so our assumption is altogether baseless। Got the point? तो ये मिसकंसेप्शन है। आपने जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन किया था, समझ पा रहे हो उसमें क्या किया था आपने? ये देखिए, आपने पहले क्या किया था, पहले प्लैंक का रिटार्डेशन निकाल ली थी,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा के पहले प्लैंक से रिटार्डेशन की वैल्यू a नॉट निकाल ली थी। फिर इसी को सेम a नॉट को n प्लैंक्स के लिए लगा दिया था। समझना ये गलत अप्रोच क्यों है? तुमने यहां से a नॉट निकाला और सेम a नॉट को तुमने n प्लैंक्स के लिए लगा दिया, ये मानते हुए कि हर एक प्लैंक सेम रिटार्डेशन दे रहा है और तुम्हारा n एक फाइनाइट नंबर इससे आ गया। ठीक, जो तुम्हारे इनफाइनाइट वाले आंसर को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, जो लॉजिकली सही था ना, क्योंकि भाई हर प्लैंक वेलोसिटी को लूज करा रहा है कुछ फ्रैक्शन, तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी से ही बुलेट निकलेगी। तो यहां पे आपने गलती क्या की, आपने प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि सब प्लैंक का ए सेम होगा, तब भी आपने मान लिया। चलो एक गलती हो भी सकता था कि गलती से आपका जो एजम्पशन है वो सही भी हो सकता था, लेकिन जो आपने एजम्पशन लिया वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने सब प्लैंक में ए सेम लिया। और अगर तुम गिवन डेटा से, यू और वी के डेटा से दोनों प्लैंक के ए निकालोगे तो फर्स्ट प्लैंक और सेकंड प्लैंक का ए डिफरेंट आ रहा है, जो खुद ये दिखा रहा है कि आपका मॉडल के हर एक में ए सेम होगा, वो गलत है। समझ गए? तो गॉट द मिसकंसेप्शन। क्या मिसकंसेप्शन है समझिए? मिसकंसेप्शन ये है कि आपने ए को कांस्टेंट ले लिया और हर प्लैंक के लिए सेम ले लिया, जो गलत है। क्योंकि आपका जो मॉडल है 1/10 की वेलोसिटी जब लूज हो रही है तो यहाँ पे u है, यहाँ 9u/10 है, यहाँ a अलग आएगा। इवन अगर तुम ये भी मान लो कि इस प्लैंक में एक कांस्टेंट है और पर्टिकुलर प्लैंक पे इक्वेशन लगा दो, तब भी तुम ये नहीं प्रूव कर सकते कि हर प्लैंक का a सेम है। यहाँ a अलग आ रहा है, देखो यहाँ a अलग आ रहा है, ठीक है? तो ये मॉडल बेसलेस है कि हर प्लैंक का a सेम होगा। Got a point? तो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। द करेक्ट आंसर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स। सो एकदम इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्यों इसका आंसर इनफाइनाइट होगा और क्यों कहीं पे अगर सोल्यूशन आपको फाइनाइट नंबर ऑफ प्लैंक्स इस सोल्यूशन के साथ दिए तो उसमें गलत कंसेप्ट क्या है, गलत अप्रोच क्या है। कुछ अप्रोचेस में तुम देखोगे इसी को थोड़ा सा यू कैन से जैसे कान घुमा के लिखना, वो चीज कर दिया जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया जाता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में वही देखो, जो एनर्जी मेथड है वो जो काइनेमेटिक्स है वो केवल ऑल्टरनेटिव वेज है, दोनों से मतलब यू कैन अप्लाई एनी अप्रोच। तो ये काइनेमेटिक्स है। तो कुछ सॉल्यूशन में तुम देखोगे क्या किया जाता है, गलत अप्रोच का बता रहा हूं कि फाइनाइट आंसर कैसे आ जाता है, कि फर्स्ट प्लैंक का डेल्टा के निकाल लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, और फिर एन प्लैंक्स के लिए ये लिख देते हैं, एन प्लैंक्स के लिए ये लिख दिया जाता है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा के आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट प्लैंक की सेम नहीं होगी जो सेकंड प्लैंक की होगी। वही गलती देखो आप यहां पे भी कर दोगे जैसे ए वाला किया था, क्योंकि देखो जो वी और यू का चेंज है वो अगर आप निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो फर्स्ट प्लैंक की लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी, सेकंड प्लैंक की लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी। तो वी कैन नॉट अप्लाई द अप्रोच कि फर्स्ट प्लैंक पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस डेल्टा के हो रहा है तो एन प्लैंक्स में एन टाइम्स ऑफ डेल्टा के होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तब होता जब डेल्टा के सब में सेम होता, एंड यू कैन कन्विंस योरसेल्फ बाय कैलकुलेशन कि डेल्टा के पहले और दूसरे में अलग आएगा। तो ये अप्रोच केवल ऑल्टरनेटिव वे है, तो इसमें ये मत सोचिएगा ये वाला अप्रोच, ये भी वैसा ही है, यही गलती इसमें भी होती है। और अगर आप वर्क लिखते हो F.S, तो ये भी याद रखिएगा F.S वर्क एनर्जी थ्योरम में जब आप F.S लिखते हो तो F.S की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? जब फोर्स कांस्टेंट होती है। F.S कब आप वर्क निकालते हो? ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि पहला वाला प्लैंक अगर वर्क W किया है तो n प्लैंक्स उसी का n टाइम्स करेंगे। नो, ये तो तब होता जब हर एक प्लैंक सेम फोर्स, सेम रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा होता। बट ये तो आप देख चुके हो कि जो रिटार्डेशन है वो सेम नहीं हो रही प्लैंक्स में, राइट? पहले प्लैंक और दूसरे प्लैंक में यू कांट से इट विल बी सेम रिटार्डेशन। क्लियर हो गया ये? तो आई गेस नो इट विल बी क्लियर व्हाई द आंसर विल बी इनफाइनाइट। ये तो पहले ही मैं क्लियर कर दिया, उसमें तो बड़ा कम समय लगा। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि राइट अप्रोच बताने में कम समय लगा, रॉन्ग अप्रोच में क्या कमी थी, क्या मिसकंसेप्शन था, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज द कैच इन द रॉन्ग अप्रोच। ठीक है?